हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीके एजुकेशन मैथ क्लासेस में। आज मैं आपको क्लास 9th प्रश्नावली 1.1 चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति कराने जा रहा हूं। इसमें पहला सवाल दिया है हमें 20 और 40 के बीच समस्त सम धन पूर्णांक ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो सम सामने यहाँ लिख ली। सम संख्या कौन सी होती है हमारी? 2, 4, 6, 8 डॉट 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 अनंत तक। ठीक है, तो ये प्लस का निशान लगा दिए सम में, क्योंकि ये हमें समस्त सम धन पूर्णांक चाहिए। धन मतलब जोड़ का, यानी कि निशान है। तो ये हमने सब जोड़ दी संख्या है। ठीक है, अब उसने कहा 20 और 40 के बीच, 20 और 40 के बीच सम संख्या कौन कौन सी होंगी? 22, 24, 26, 28 और 28 के बाद 30। दो दो सम संख्या दो दो बढ़ती, डॉट 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 जी कहाँ तक बढ़ेंगी? 40 के बीच, 40 से कम रहेंगी, यानी कि 38 तक बढ़ेंगी। यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं। अब ये हमें दिया है 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक ज्ञात करो। 1 से 10 तक अभाज्य, अभाज्य संख्या क्या होती? अभाज्य संख्या ये होती है, देखो मैं आपको बताता हूँ। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या भी होती है जो स्वयं से कटें और 1 से कटें। जैसे 1 है, ये स्वयं से भी कटती है और 1 से भी कटती है। एक में किसी का भी भाग कर दो, गुणा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 1 हो गई। और ये 2 से अपनी संख्या से कटती है और 1 से तो हर संख्या कटी जाती है। ठीक है, इसलिए 2 भी इसमें शामिल है अभाज्य संख्या में। 1, 2, 3, 5, 7। 9 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 9 3 से भी कटे जाएगा और 9 9 से भी कटे जाएगा, 1 से भी कटे जाएगा, ये इसलिए 9 नहीं आया। तो हमारी अभाज्य संख्या हो गई हमारी 1, 2, 3, 5, 7। ये हो गई हमारी अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो यही है। और हमसे पूछा था 1 से 10 तक अभाज्य धन संख्या, तो हमने यहाँ लिख दी अभाज्य संख्या हो जाएंगी हमारी 1, 2, 3, 5, 7, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम इसका तीसरा सवाल करेंगे। तीसरा सवाल में हमें क्या दिया है बता रहे हैं अभी आपको। इसमें हमें कहा है तीसरे सवाल में 2a+1 का क्रमानुयायी बताओ। क्रमानुयायी वो होता है जो क्रम से आता है। जैसे हमने कहा यहाँ, जैसे 1 है, 1 के बाद क्या आएगा? 2 आएगा, 2 के बाद क्या आएगा? 3 आएगा। ये क्रम से आ रही ना लाइन, ऐसे ही। जैसे यहाँ का कह दिया 2a+1 के बाद का क्रमानुयायी, इसके बाद क्या आएगा? तो यहाँ हमने लिख दिया 2a, यहाँ 1 है, 1 के बाद 2 आ जाएगा। यही हमारा हो गया क्रमानुयायी। ठीक है, यही हमारा आंसर। कुछ कठिन नहीं है, बहुत सरल सवाल है इस प्रश्नावली के। ठीक है, अब ये चार नंबर के सवाल में दिया है हमें कि 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करो। 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम। अब योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है कि जैसे मैं कह दूं कि 5 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करो। तो योगात्मक प्रतिलोम वो होता है, ये 5 यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ धन का निशान माना जाता है ना। अगर आगे कुछ ना हो तो ये प्लस की संख्या है, प्लस का 5 है। अगर हम इसका योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करें तो ये इसमें चिन्ह बदल जाती हैं। अगर ये तो प्लस का होगा, चाहे प्लस लिखो चाहे ना लिखो, प्लस ही का माना जाता है, तो ये हो जाएगा -5। यानी कि इसमें चिन्ह बदल जाती हैं योगात्मक प्रतिलोम। अब जैसे ये कह दिया 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करो, तो इसका ये हो जाएगा 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम। इसका हमारा हो जाएगा कितना? -2/3, क्योंकि ये प्लस का 2/3 है। इसका चिन्ह बदल दिया हमने, ये प्लस का था ये हमने माइनस कर दिया, -2/3। यही आया हमारा आंसर। ठीक है, अब हम इसका 5वां करते हैं। अब जैसे ये है 5वें -5 का गुणात्मक प्रतिलोम। अभी हमने यहाँ निकाला था योगात्मक प्रतिलोम, अब ये आ गया गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम में ये होता है कोई भी संख्या दी हो उसको बटे करके एक ऊपर लिख दिया, जो संख्या हमें निकालना हो गुणात्मक प्रतिलोम वो नीचे लिख देंगे हम बटे में। ठीक है, ये हो गया। तो अब इसका लिख देंगे हम -5 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा हमारा कितना? गुणात्मक प्रतिलोम 1/5 है, ये माइनस ऊपर पहुंचा दिया हमने। ठीक है, तो ये -1/5 हो गया। यही हमारा आंसर है, क्योंकि माइनस कभी भी हर में नहीं जाता है, इसलिए हमने इसे ऊपर लगा दिया माइनस। तो ये हो गया -1/5। जब भी गुणात्मक प्रतिलोम आ जाए एक बटे करके जो जिस चीज़ का भी निकालना है हमें, वो हम उसे बटे में लिख देंगे। ठीक है, अब जैसे ये है हमारा सवाल कि P+Q और P-Q की योगात्मक प्रतिलोम। मैंने कहा था योगात्मक प्रतिलोम आ जाए तो उसमें निशान बदल देते हैं हम, चिन्ह बदल देते हैं। ये P+Q किसका है?
यहाँ कोई आगे कोई भी संख्या नहीं है तो ये प्लस का माना जाएगा। तो हम इसका हम निकालेंगे योगात्मक प्रतिलोम। तो यहाँ लिख देंगे हम पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू का योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इसका योग, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ प्लस है तो यहाँ हमने यहाँ माइनस लगा दिया, इसके निशान बदल दिए। यहाँ भी प्लस है तो यहाँ भी हमने माइनस लगा दिया और ये माइनस का पी इंटू पी माइनस क्यू, यही हमारा आंसर है। हो गया ये योगात्मक प्रतिलोम के रूप में। ठीक है। अब जैसे ये हमें सवाल दिया है एक्स की किस मान के लिए 5 गुणा 3 गुणा 2 बराबर 5 गुणे 3 गुणा एक्स, यानी कि हमें एक्स का मान ज्ञात करना है। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ लिखा है ये 5 गुणा 3 गुणे 2 बराबर 5 गुणा 3 गुणा एक्स है। अब ये 5 गुणा 3 किसके गुणा में है, एक्स के गुणा में है। गुणा की चीज़ कहाँ आती है, भाग में आ जाती है। बराबर लगा तो ये गुणा की चीज़ आ गई भाग में, यानी कि 5 गुणे 3 बराबर एक्स। ठीक है, ये तो आपको पता होगा ना, गुणा की चीज़ भाग में आती है और भाग की चीज़ गुणा में जाती है। अब ये 5, अब जैसे ये हमने लिख दिया, अभी यहाँ 5 गुणा 3 गुणा 2 है था यहाँ पर, अभी ये बटी में आ गई गुणा वाली चीज़ 5 गुणे 3। अभी ये कितना हो गया, जैसे ये हो गया हमारा, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे थोड़ा तो कितना हो गया, 5 त्रिक 15, अरे ऐसी लिख दो 5 गुणे 3 दूनी 6 जी हो गया, अंदर अंदर ब्रैकेट का गुणा कर लिया हमने। ठीक है, अब ये 5 गुणे 3 बराबर एक्स, 5 से ये 5 कट गया, 3 दूनी 6, 2 बार में ये कटा, यानी कि एक्स का मान हमारा कितना आ गया 2, यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलो एक बार मैं और आपको और बता देता हूँ। ठीक है, जैसे ये 5 गुणा 3 गुणा 2 ये लिखा, अब ये 5 गुणा 3 ये किसके गुणा में था, एक्स के गुणा में था, और हमें एक्स का मान ज्ञात करना था, तो हमने ये गुणा की चीज़ भाग में लिया है, 5 गुणा 3 बराबर एक्स कर लिया। अब ये 3 गुणा 2 का हमने गुणा कर लिया, 3 का गुणा 2 में, तो 5 गुणा 6 ये हो गया, और ये 5 गुणा 3 यहाँ था 5 से 5 ये काट दिया हमने, और 3 दूनी 6, 2 बार में कटा, और अब एक्स बराबर कितना आ गया 2, तो ये हमने एक्स बराबर 2 लिख दिया, ये हमारा आंसर है। अब जैसे ये सवाल दिया है हमें क्वेश्चन नंबर 8 में, पूर्णांक में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है। तो पूर्णांक क्या होती है हमारी, जैसे हम आपको बता देंगे, पूर्णांक ये होती है हमारी जो यहाँ होता है 0 प्लस में है। अब यहाँ 0 के बाद हमारा 1 2 3 4 5 ये डॉट 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 ये अनंत तक जाती हैं, और यह इसके बाद -1 -2 -3 -4 ये होते हैं हमारे पूर्णांक, धन के भी ऋण के भी और 0, इन तीनों संख्याओं को मिलाने पर हमें पूर्णांक मिलता है। ठीक है, तो इनमें से वही संख्या होगी जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 0, क्योंकि 0 वो संख्या है जो खुद की प्रतिलोम होती है, यानी कि खुद से ही सब कुछ होती है वो। 0 में मतलब किसी भी चीज़ को जोड़ो तो वो कितना उतना ही, जैसे 0 में हमने 5 जोड़ा तो हमारा 5 ही आएगा, उसका महत्व नहीं होता कुछ, इसलिए लिख दिया 0 वही 0 है, 0 और ये है, यही आंसर। इसमें पूछा ना वह जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है, तो इसका आंसर है हमारा 0। 0 वह संख्या है जो स्वयं से ही योज्य प्रतिलोम होती है। ठीक है, अब जैसे ये सवाल दिया है हमें क्वेश्चन नंबर 9, यदि ए समधन पूर्णांक है तो सिद्ध करो कि a-1 ब्रैकेट a+1 सम है या विषम। अब हमें ये सिद्ध करना है कि a-1 और इंटू a+1 सम संख्या है या विषम। तो इसमें ये हमें कह दिया यदि से जो बात की जाती है वो हमें दी जाती है। a एक समधन पूर्णांक है, तो a समधन पूर्णांक है तो मतलब a का मान कितना होगा, 2 4 6, सब प्लस के मान होंगे सम संख्या में, क्योंकि उसमें सम धन पूर्णांक कह दिया। 2 4 6 8 डॉट 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 जी कहाँ तक होंगी, अनंत तक होंगे ए का मान। अब हमें ये सिद्ध करना है, अभी हम ए की जगह ये सारे मान रख देंगे। तो यहाँ पहले हमने ए का मान 2 रखा है इसमें, ठीक है, 2 - 1, यहाँ भी 2 रखा हमने, तो यहाँ 2 + 1, 2 में से 1 गई 1, अब यहाँ 2 में से 1 जोड़ा हमने कितना हो गया 3, अब 1 का गुणा 3 में करा आपने कितना आया 3। ठीक है, अब यहाँ हमने ए का मान 2 रखा था, अब यहाँ हम 4 रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 4 - 1, और यहाँ हो जाएगा 4 + 1, 4 में से 1 गई हमारी कितने 3, गुणे 4 और 1 5, अब 3 का गुणा 5 में करोगे आप कितना आएगा 15, तो ये देखो 3 आ रही और ये 15 आ रही, 3 15 और ऐसी बढ़ती जाएगी, तो मतलब हमारे सारे मान विषम में आ रहे, सम संख्या में नहीं आ रहे कोई मान।
तो हम यह लिख देंगे अतः यह विषम संख्या है, अतः विषम संख्या आएगी, विषम संख्या आएगी। यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि यहाँ हमने ए के मान 2 रखा, पहले 4 रखा। अगर हम 6 रखेंगे, यहाँ 6 में से 1 घटेंगे तो कितने 5, और यहाँ 6 में ये जोड़ेंगे 7। अब 7 गुणा कितने 5 करेंगे, 7 पना 35, ऐसे भी, और उसके आगे भी आते जाएंगे। तो ये सारे मान हमारे विषम में हो जाएंगे, इसलिए संख्या विषम ही आएगी। अब ये हमें कह दिया संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग करना है हमें। संख्या रेखा कह दिया तो हम यहाँ संख्या रेखा एक बना लेंगे, ऐसी सीधी बना ली हमने यहाँ संख्या रेखा। यहाँ 0 होता है, ये आपको सबको पता है। ये 1 2 3 4 5, थोड़ा बड़ी बना लें, 6, ये 7। यहाँ माइनस की होंगी, माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, और भी आगे तक बढ़ते रहेंगे मान। हमें कहा संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग, तो हम यहाँ 0 से चलेंगे संख्या पहले कहाँ तक 5 तक, ये 5 तक, ये आ गई हमारी संख्या 0। ये ऐसे 3 लगा दिया हमने यहाँ, और ये ऐसी आई, ठीक है, आ गई हमारी, ठीक है। पहले हमने 0 से 5 तक के चले, अब उसमें कहा 5 और 7 का योग। अब यहीं से 0 से 5 चले, अब यहीं 0 से चलेंगे हम 7 यहाँ तक, यहाँ 7 पर आ गए अब हम, ठीक है। अब उसमें कहा 5 और 7 का योग, तो लिख देंगे अतः योग बराबर, अतः योग, पहले 0 से 5 चले तो यहाँ 5 लिख दिया, फिर 0 से 7 चले तो लिख दिए 7 और 5 12। यही हमारा आंसर है, ठीक है। अब जैसे ये हमें 11वें में ए पार्ट में दिया है, 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणनफल सदैव अभाज्य संख्या होता है। तो ये हमें सही गलत बताना है, ठीक है, कि ये कथन सही है कि गलत। 2 धन अभाज्य पूर्णांक, अभाज्य संख्या मैंने बताई कि आपकी, जैसे 1 3 अभाज्य संख्या 1 3 5 7 ऐसी होती हैं, और भी आगे तक होती, लेकिन हमने 3 चाटेंगे लिख ली बस, ठीक है। 1 3 5 7 लिख दिया हमने, वो 1 2 भी तो होती, मैंने आपको बताया है 1 2 3 5 7, ये हो गई पूरी हमारी। उसमें कहा 2 धन अभाज्य, 2 धन अभाज्य चाहिए हमें, यानी कि 2 संख्या ले ली हमने कोई भी, जैसे हमने 1 और 2 ले ली, ठीक है, पूर्णांकों का गुणनफल, और इन दोनों का गुणनफल सदैव अभाज्य होता है, यानी कि 1 और 2 का गुणा करेंगे हम, कितना आएगा 2। ये जैसे हमने 1 का गुणा 2 में किया, तो ये तो आ गई हमारी अभाज्य संख्या है। जैसे इसने कहा सदैव अभाज्य होता है, जैसे एक बार आ गई हमारी आवाज, अब हमने 1 2 को लिया, अब हम 2 और 3 को लेंगे। जैसे हमने 2 और 3 को लिया, क्योंकि ये दो अभाज्य धन संख्या है, और इनका हमें गुणनफल सदैव अभाज्य संख्या ही होता है, ये हमें सिद्ध करना है। अब 2 का गुणा हम 3 में करेंगे, कितना आएगा 6, क्योंकि ये 6 कौन सी संख्या है हमारी, सम संख्या है हमारी 6। लेकिन उसने कहा सदैव अभाज्य संख्या होती है, लेकिन सदैव अभाज्य तो है नहीं। अब लेकिन ये संख्या सम भी आ गई, तो हम ये लिख देंगे अतः कथन, यानी कि स्टेटमेंट, स्टेटमेंट हमारा गलत है, यानी कि पहले का गलत है, ठीक है। पहले उन 11वें के एक सवाल में कहा था कि 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणनफल, लेकिन अब 11वें के बी पार्ट में कह दिया उन्होंने 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का योगफल। अब पहले गुणा की बात कर रहे थे, अब योगफल सदैव अभाज्य ही होता है। जैसे अभाज्य संख्या हमने यहाँ लिख ली है, हमारी कौन कौन सी होती हैं अभाज्य संख्या, 1 2 3 5 7, ये होती हैं हमारी अभाज्य संख्या, ठीक है। उसमें कहा 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का योगफल, यानी कि जैसे हमने 2 संख्या ले ली कोई भी, जैसे हमने 2 और 3 ले रहे, इन दोनों का योगफल सदैव अभाज्य होता है। 2 और 3 5, लेकिन 5 है हमारी कौन सी संख्या, अभाज्य भी है, सदैव अभाज्य होती है, तो ये तो आ गई हमारी कौन सी अभाज्य संख्या है, ठीक है, अभाज्य, ये हो गई हमारी अभाज्य संख्या। अब हमने 2 3 ली, अब हम ये 3 और या 5 ले लेंगे, कोई भी संख्या ले लो, कोई 2 ले लो बस, कोई भी, 3 + 5। अब ये ले ली 5 और 3 + 5 का योगफल करेंगे। अब 5 में 3 जोड़ेंगे, कितना हो गया 8, लेकिन 8 तो ये सम संख्या होगी ना, 2 4 6 8, तो ये 8 हो गई हमारी सम। लेकिन उसने कहा कि इनका योगफल सदैव अभाज्य होता है, यानी कि हमेशा अभाज्य संख्या ही आएंगी। अगर कोई 2 अभाज्य संख्याओं को जोड़ो तो अभाज्य संख्या आएंगी, लेकिन ये गलत आ रहा, अतः लिख देंगे कथन गलत है, कथन गलत है, ये वाला भी हमारा गलत है, ठीक है। अब जैसे ये हमें दिया है
11वीं का सी पार्ट में कि ए और बी कोई दो ऋण पूर्णांक है। ए और बी कोई दो ऋण पूर्णांक है, यानी कि हमने यहाँ मान लिया ए का मान है हमारा कितना, -2, बी मान लिया हमने हमारा -3 मान लो, कोई भी, चाहे -1 मान लो, चाहे -2, कुछ भी मान लो, पूर्णांक में तो सब आ चाहिए। धन की संख्या मान लो, आप ऋण की मान लो, जीरो मान लो, कुछ भी मान लो। मैंने आपको बताया था अभी पूर्णांक कैसे होती है, धन के भी, ऋण के भी, जीरो भी, ठीक है। दो इसमें कहा है हमें ए और बी कोई दो ऋण पूर्णांक है, तो ए प्लस बी सदैव ऋण पूर्णांक होगा, यानी कि ए प्लस बी का मान जो भी मान होगा वो सदैव ऋणात्मक होगा, ये हमें सिद्ध करना है, ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो हम यहाँ ए प्लस बी की जगह इनके मान रख देंगे। ए का मान हमारा है -2 प्लस बी का मान है हमारा -3 लिख दिया। अब यहाँ पे आ जाओ -2 प्लस माइनस कितना होता है, माइनस होता है -3। अब ये -2 और -3 कितना हो गया, -5। और उसमें कहा कि ए प्लस बी का मान सदैव ऋणात्मक होगा और ये -5 आया, यानी कि ये ऋणात्मक होगा, अतः ये कथन सही है। ठीक है हमारा। अब जैसे ये है हमारा 12वां पार्ट है हमारा कि यदि ए एक धन पूर्णांक है, यदि ए एक धन पूर्णांक है तो सिद्ध करो कि ए कोष्टक में a+1 a+2 a+3 संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित है। ए हमारा धन पूर्णांक है, तो हमारा ए का मान हमारा कितना होगा, धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक तो मैंने आपको बताया है, धन पूर्णांक जैसे प्लस का भी होता है, माइनस का भी होता है, जीरो भी होता है, लेकिन इसमें बात कर दी है धन पूर्णांक, सिर्फ हम धन ही लेंगे, ना इसमें हम जीरो शामिल करेंगे ना हम माइनस की संख्या। तो हमारा हो जाएगा पूर्णांक कितना, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही आएंगे और आते जाते आएंगे हमारे। ठीक है, पूर्णांक। उसमें कहा सिद्ध करो कि ए कोष्टक में a+1 a+2 a+3 संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित है, यानी कि पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, उससे पूरी पूरी कट जाएगी। तो यहाँ हम ए का मान 1 रखेंगे पहले, तो कितना होगा 1, यहाँ 1 रखा, 1 और 1 2, ऐसे ही हमने यहाँ 1 रखा था, 2 और 1 3, यहाँ 1 रखा था, 3 और 1 4, तो ये हमारी कितनी होगी, 4 3 12, 12 दूनी 24, और ये 24 ये 24 आ गई, और ये 24, 24 से कम 24, ये 24 से पूरी विभाजित हो रही। ठीक है, ऐसे ही हम अगर हम यहाँ ए का मान 2 रखेंगे, अगर हम ए का मान हम 2 रखेंगे तब हमारी कितनी आ जाएगी, यहाँ हमने 2 रखा, अब यहाँ 2 में 1 जोड़ा कितना 3, यहाँ 2 रखा, 2 2 4, अब यहाँ 2 रखा, 2 और 3 5, कितनी हो गई हमारी, 5 चौके 20, 20 कम 20 40, 20 की 60, 60 दूनी 120, ये भी कट, और 24 से ये भी कट, संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, 24 पंचे 120 होता है हमारा। ठीक है, ऐसे हमें ये करना है, तो यही हमारा आंसर है। पहले हमने इस यहाँ ए का मान 1 रखा, तो यहाँ 1 हो गया, अब यहाँ 1 रखा तो ये 2, यहाँ 1 रखा 3, यहाँ 1 रखा 4, और ये सबका गुणा करा दिए, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 से कम 24 ये, और ये 24 संख्या इस 24 से पूरी पूरी विभाजित हो रही है, अतः यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब जैसे ये हमारे पास है 13वां सवाल है हमारा कि यदि एक सम धन पूर्णांक है, यदि ए सम धन पूर्णांक है और बी विषम धन पूर्णांक है, तो हमें बताना है कि a² b² कॉमा a प्लस बी कॉमा a इंटू बी कॉमा a कोष्टक में a+1 कॉमा b कोष्टक में b+1 संख्या कौन कौन सी संख्याएं सम होगी और कौन कौन सी संख्या विषम होगी, सबको बताना है हमें यहाँ। और हमें ये कह दिया यदि एक सम धन पूर्णांक है, सम संख्या कौन कौन सी होती, 2 4 6 8, और उसमें कहा सम वाली, नहीं तो हम माइनस की 2 नहीं लेंगे ना माइनस की 4 लेंगे। ठीक है, तो हम एक समधन पूर्णांक यानी कि 2 4 6 8 10 डॉट 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 ऐसे ही, और ये बी हमें कह दिया एक विषम धन पूर्णांक है, विषम धन पूर्णांक यानी कि प्लस की संख्या लेंगे हम, विषम 1 3 5 7 9 11, यही तो होती है विषम संख्या हमारी, 1 3 5 7 9 11 ऐसे अनंत तक होती हैं। उसमें कहा बताइए कि a² और b², यानी कि ए का मान हमने कितना निकाला था, कोई भी निकाला, हम एक मान रखेंगे, इतने सारे मान थोड़ी ना रख पाएंगे, हम सब अनंत तक रखेंगे क्या। ए का मान जैसे हमने 2 रख दिया, तो 2 का वर्ग कितना हो गया, 4 हो गया हमारा, ये 4 हो गया। अब जैसे ये आ गया बी का मान हमारा कितना, हमने यहाँ 1 रखा, तो 1 का वर्ग कितना आया हमारा, 1 का वर्ग 1 आया। अब ये कह दिया हमें a प्लस बी, अब यहाँ ए का मान हमारा कितना है, हमने पहले 2 रखा यहाँ, बी का मान हमने यहाँ निकाला 1, 2 + 1 बराबर कितना आया हमारा 3। अब ये यहाँ है a इंटू बी, यानी कि ए का मान हमने रखा 2 और बी का मान रखा हमने 1, तो ये आ गया हमारा 2 ही, ए इंटू बी, कॉमा लगा दिया। अब यहाँ ए का मान हमारा कितना है, 2 ही है, ए
2 है, ए का मान 2 ही है, लेकिन ये अभी पूरा हुआ नहीं है। ए ब्रैकेट में ए प्लस 1 और है, ए का मान हमारा था 2 और प्लस 1, यानी कि ये हमारा सॉल्व करेंगे हम। 2 और 1 3, 3 का गुणा 2 में कराएंगे तब आएगा हमारा 6। ये 6 आ गया हमारा। अभी ये आ गया बी और बी प्लस 1। बी का मान है हमारा 1 रखा हमने यहाँ, और यहाँ बी का मान 1 होता था, 1 और 1 2। अब ये 2 का गुणा 1 में करेंगे तो ये हो गया 2। ये जो है ये 4 आया। अब अभी जैसे ये 1 है, 1 कौन सी संख्या है? विषम। ठीक है, तो ये संख्या होगी विषम। ये हो गई हमारी सम, ये हो गई हमारी सम। ठीक है, और ये हो गई हमारी सम संख्याएं। ठीक है, और ये 3 है, ये भी हमारी विषम हो जाएगी। ऐसे ही आपको लिख देना है सबको लाइन से। अब जैसे ये हमें कह दिया सवाल कि 14वें के ए में 3 गुणा 8 प्लस 7 बराबर 3 गुणा 8 प्लस 3 गुणा 7। हमें ये बताना है कि ये कौन कौन से गुणा है, ये कौन कौन से नियम से हैं, ये इसमें कौन कौन सा नियम लग रहा है। जैसे ये 3 गुणा 8 प्लस 7, ये हमारा है योग पर गुणा का वितरण नियम। यानी कि देखो, ये हमने यहाँ योग तो हो ही रहा है 8 प्लस 7। अब यहाँ योग है, अब योग पर लग गया, लेकिन वितरण नियम, वितरण नियम क्या होता है? इनको बांट, 3 ने इन दोनों को अलग अलग बांट दिया, यानी कि 3 गुणा 8 प्लस 3 गुणा 7 कर दिया, यानी कि इन्हें बांट दिया। यानी कि ये किस नियम पर बांटा? वितरण नियम के अनुसार पर, वितरण नियम पर, वितरण नियम पर है। ये हमारा वितरण नियम पर हो गया। अब ये है हमारा 3 प्लस 5 प्लस 9 बराबर 3 प्लस 5 प्लस 9। ये हमारा किस पे? ये 3 प्लस 5, 3 प्लस क्वेश्चन में 5 प्लस 9, ये योग पर साचा नियम पर बांटा है इन्होंने। साचा नियम ये होता है कि हमने पहली संख्या में ये वाला लास्ट, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या जोड़ दी, और लास्ट की संख्या हमने अलग लिख दी। इन दोनों को एक अलग ब्रैकेट में लगा दिया, ये संख्या हमने अलग दी, यानी कि 3 प्लस 5 और प्लस 9। ये हमने योग के साहचर नियम के अनुसार पे करा। किस नियम के अनुसार पर? साहचर नियम, साहचर नियम। अभी आगे इसके और सवाल भी होंगे, आप तब आपको क्लियर हो जाएगा पूरा। ठीक है, साहचर नियम पर अभी आप इतना ही समझ लीजिए। अब जैसे ये 3 गुणा 2 बराबर 2 गुणा 3, इसमें क्या है? सिर्फ क्रम ही तो बड़ा है। यहाँ 2 है, वहाँ 3 है, जहाँ 3 है वहाँ 2 है, तो ये किस नियम के अनुसार हो गया? क्रम विनय नियम के अनुसार। इनके सब क्रम में ही बड़े, तो ये क्रम विनय नियम के अनुसार हो जाए। क्रम विनिमय नियम, विनिमय विनिमय नियम से, ये हो गया हमारा क्रम विनिमय नियम से। अब ये 3 गुणा 5 बराबर ए गुणा 5 कॉमा तो ए बराबर 3, ये किस नियम के अनुसार पे है? यानी कि ये है हमारा निरसंग नियम के अनुसार पर, निरसन नियम के अनुसार पर, नियम के अनुसार। ये हो गया हमारी कुछ पार्ट थे, तो वो हमने इन्हें बता दिए ये कौन कौन नियम से लगेंगे। ठीक है, अब ये जैसे हमें कहा है 15वां सवाल, संख्या रेखा पर -5 -2 0 1 2 5 को दर्शाइए। ठीक है, तो ये हमने संख्या रेखा बना ली। अब इसमें कहा कि हमें सबको दर्शाना, यानी कि कुछ ना कुछ नाम देना पड़ेगा, नाम दे देंगे। जैसे ये -5 है, हमने इसको नाम दे दिया P। ठीक है, अब ये है -2 हमारा, इसको हमने दे दिया Q। अभी ये 0, इसको हमने R। ये हमारा 1 है, इसको S। कुछ भी दे दो अपने मन से नाम, आप ABCD दे सकते हो जी। 1 के बाद अब हमने यहाँ 2 है, ST, ऐसे T दे दिया। 2 है, 1 2 और 5, ये आ गया, इसे हमने U नाम दे दिया। ऐसे ही हमने सबको नाम दर्शा दिया, और यही हमारा आंसर है। इतना बस करना था और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।